हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 16 अक्टूबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। तो ये चीज़ करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। और थोड़ा सा वीडियो डिलेड अपलोड होगी, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ बट अपलोडिंग में थोड़ा टाइम हो जाएगा आज। सो सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। EU सैंक्शंस रशियन ऑफिशियल्स ओवर नेवलनी पॉइजनिंग। ठीक है, तो आपको पता है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, तो व्लादिमीर पुतिन के काफ़ी क्रिटिक माने जाते थे। ठीक है, कौन? एलेक्सी नेवलनी। तो इनको ये बोला गया कि रशिया ने जो था इनको एक नर्व एजेंट दिया था जिससे ये कोमा में चले गए थे, है ना। नर्व एजेंट का नाम क्या था? नोविचोक। तो नोविचोक इनको दिया गया था। तो अभी ये बोला गया कि EU ने रशिया के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं जो काफ़ी क्लोज हैं व्लादिमीर पुतिन के तो उन पर कुछ सैंक्शंस लगाए हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि ये नर्व एजेंट क्या है। सॉरी। नेम Novichok means newcomer. It is used for a family of highly toxic nerve agent. 1970s एंड 1980s में डेवलप्ड हुआ था सोवियत यूनियन में, और ये 10 टाइम्स लीथल होता है देन अदर पॉइजन सब्सटेंस लाइक VX गैस। एंड अभी इशू यही है कि 1997 में ये बैन किया गया था, मतलब इस केमिकल का वेपनाइजेशन नहीं हो सकता, वो बैन है अंडर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। ठीक है, तो ये सारे OPCW के बारे में मैंने आपको बताया था, CWC के बारे में भी बताया था कि ये इसको केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की लिस्ट में कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस में ऐड किया गया है। ओके, तो ये चीज़ है। Novichok were added to the chemical weapons convention list of controlled substances last year. So this was the first time that the list was updated since it was agreed upon 1990s. एंड केमिकल वेपन्स कन्वेंशन यही है कि ये ट्रीटी है जो बैन करती है केमिकल वेपन्स को, एंड उनका जो डिस्ट्रक्शन है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनका डिस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये इम्प्लीमेंट इसी के द्वारा होती है, OPCW के द्वारा। ठीक है, और OPCW क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जिसको नोबल पीस प्राइज भी मिला था 2013 में। और आप मुझे बताएं कि इस बार का नोबल पीस प्राइज किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर OPCW का कहाँ है? द हेग में। ठीक है, CWC इज़ ओपन टू ऑल नेशंस एंड 193 इसमें करंट नेशंस है। और इसमें जो है जिसने रेटिफाइड नहीं किया है जिस कन्वेंशन को, तो वो है इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सूडान। ठीक है, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। और बाकी के इसराइल जो है उन्होंने साइन किया लेकिन रेटिफाइड नहीं किया है। ठीक है, ना ही जिसने रेटिफाई किया ना साइन किया वो इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सूडान है। सो लेट्स डिस्कस अदर न्यूज़। यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है US सीनेट जुडिशरी। तो ये यहाँ पे जुडिशरी में किसको ट्रम्प ने अपॉइंट किया है? तो एमी कॉनी बैरेट। ठीक है, इससे पहले कौन थी? गिन्सबर्ग थी ना, रुथ बेडर गिन्सबर्ग। ठीक है, इससे पहले जस्टिस थी, चीफ जस्टिस। तो ये है। नेक्स्ट है यहाँ पे थाईलैंड डिक्लेयर्स इमरजेंसी आफ्टर अनप्रेसिडेंटेड प्रोटेस्ट इन बैंकॉक। ठीक है, तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये सारे जो लोग हैं ये प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स हैं, ऑक्यूपाई अ मेन रोड एट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो थाईलैंड में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और क्यों इमरजेंसी यहाँ पे लगा दी गई है, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो मेन वैसे तो ये है कि प्रोटेस्टर्स क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इनको अभी हम देख लेंगे कि क्या चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है ना कि प्रोटेस्टर्स ऑल्सो सीक द स्क्रैपिंग ऑफ लीज मेजेस्टे लॉज अगेंस्ट इंसल्टिंग द किंग, है ना। तो ये लीज जो मेजेस्टे लॉ है, अगर यही पूछा जाता है कि ये किस कंट्री से रिलेटेड है या कहाँ पे ये है, तो इसमें यही है कि अगर आपने किसी थाईलैंड की जो किंग है या फिर क्वीन है उनकी इंसल्ट कर दी या फिर उनको किसी भी तरीके से डिफेम किया तो आपको 15 साल तक की जेल हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके के यहाँ पे लॉ हैं, तो इसी को मतलब स्क्रैप करने की मांग की जा रही है। और भी रिमूवल ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्रयुत चान ओचा इनका नाम है, तो इनके रिमूवल की बात की जा रही है। एक नए संविधान की बात की जा रही है। एन एंड टू द हैरेसमेंट ऑफ एक्टिविस्ट एंड डिमांड्स टू रिफॉर्म द मोनार्की। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम यही है कि 2017 में ये सारा स्टार्ट हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो थी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी किंग की। ठीक है, एंड प्रो डेमोक्रेसी जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने यही बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो जब से रॉयल रूल जो था वो 1932 में उसके
का एंड हुआ था, उसके बाद से रॉयल जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। लेकिन ये जो मोनार्की है इज़ टू क्लोज टू द आर्मी, है ना, तो इसलिए ये अंडरमाइन करती है डेमोक्रेसी को। इस वजह से ये जो मैजेस्टी लॉ है अगेंस्ट इंसल्टिंग द किंग, इसको भी स्क्रैप करना चाहते हैं। एंड द किंग टू रिलिंक्विश द पर्सनल कंट्रोल ही टुक ओवर अ पैलेस फॉर्च्यून, ठीक है। तो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये बोला जा रहा है, तो इस यहाँ से भी मतलब इनको हटाना है इनका जो कंट्रोल है। और यही है कि मोनार्की जो है प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 112 ऑफ द पेनल कोड, ठीक है। तो इसी में यही है कि क्वीन मतलब किंग और क्वीन है, अगर इनको थ्रेटन किया जाए और इंसल्ट किया जाए तो 15 ईयर्स तक की जेल है। और चैलेंजेस यही है कि सम कंजर्वेटिव्स आर अगेंस्ट रिफॉर्मिंग द मोनार्की, है ना, तो कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि ऐसे रिफॉर्म यहाँ पे लाए जाएंगे। थाईलैंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, थाईलैंड, और बैंकॉक इसकी कैपिटल है। सो नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो था EU टू UK EU सैंक्शंस, है ना, और EU समिट कहाँ हुई, ब्रसेल्स में, क्योंकि ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। EU चीफ, है ना, तो ये EU जो है बार बार ये न्यूज़ में है, तो एक बार इसको इन डिटेल हम देख लेते हैं, है ना। तो ये तो आपको पता ही चल गया कि यूरोपियन यूनियन के जो चीफ है कौन है, उर्सुला वॉन डेर लेयन, है ना, वॉज फोर्स टू लिव इन EU समिट, क्योंकि इनको बोला गया कि जो हर क्लोज स्टाफर्स टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। तो एक बार EU के बारे में हम देख लेते हैं। और क्या है ये, तो 28 कंट्रीज़ थी इसमें। अभी आपको पता है कि अभी 2020 में UK ने इससे लेफ्ट कर दिया है, तो 27 कंट्रीज़ हो गई हैं, ठीक है। और कोहेसिव इकोनॉमिक पॉलिटिकल ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन, क्योंकि देखो ऐसा हमारे अभी तक ऐसा कोई भी, आपने क्या मतलब एशियन यूनियन सुना है, एक अफ्रीकन यूनियन है लेकिन इतना पावरफुल नहीं है वो, है ना, तो इसलिए यूरोपियन यूनियन की एक अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। एंड 19 ऑफ दीज कंट्रीज़, आपको स्टेटमेंट में ऐसे दे दिया जाएगा, जितने भी EU के सदस्य देश हैं वो सभी यूरो करते हैं यूज़, ठीक है, यूरो करेंसी। लेकिन ऐसा नहीं है, 9, है ना, केवल 19 जो कंट्रीज़ हैं वो ही यूरो एज अ ऑफिशियल करेंसी यूज़ करते हैं। बाकी जो 9 EU के सदस्य हैं, बुल्गारिया, क्रोशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड किंगडम डू नॉट यूज़ द यूरो। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड ये इन्होंने क्या किया, इंटरनल सिंगल मार्केट जो है वो डेवलप किया है, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है लॉज का, है ना, जो सारे स्टेट मेंबर्स पे क्या होता है अप्लाइड होता है ना। तो इनके गोल यही है कि प्रमोट करना पीस को, वैल्यूज़ को, वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ EU एंड ऑफर फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड जस्टिस विदाउट इंटरनल बॉर्डर्स, कॉम्बैट सोशल एक्सक्लूजन, है ना, जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है वो सबको कम्बैट करना, और एक दूसरे के जो कल्चर है, संस्कृति है, भाषा की जो विविधता है ना, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, तो उसको भी क्या करना, उसको रिस्पेक्ट करना, है ना। और इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन जो है दोनों करेंसी के, उस करेंसी यूरो, तो उनको भी क्या करना, उनके अच्छे रिश्ते बनाना। तो ये सब चीज़ें हैं। ये कुछ यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये देख सकते हो आप, 2009 में इस्टेब्लिश 1952 में हुआ था, और उस टाइम पे 2009 तक इसको मतलब क्या था, ये कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज अंटिल 2009, ठीक है, एंड वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन 1952 अंडर पेरिस ट्रीटी। फिर यूरोपियन इकोनॉमिक एनर्जी कम्युनिटी भी थी एक, है ना, यूरोटॉम ट्रीटी इसको बोला गया था 1957 में। एंड देन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC वाज क्रिएटेड बाय ट्रीटी ऑफ रोम 1957 में, एक मर्जर ट्रीटी हुई थी। फिर आपको पता होगा कि अगर जैसे अभी आपको यूरोप की ट्रिप करनी हो, तो यूरोप की ट्रिप के लिए आप, ऐसा तो नहीं है ना कि आप फ्रांस जाओगे तो वहाँ पे आपको एक पासपोर्ट चाहिए होगा, पासपोर्ट तो चाहिए होगा आपको, मतलब वीज़ा वगैरह चाहिए होगा। तो अगर आपको दूसरी जगह जाना है, फ्रांस से आपको पोलैंड जाना है, या फिर फ्रांस से आपको बेलारूस जाना है, या मतलब किसी और कंट्री में जाना है विद इन यूरोपियन यूनियन, तो यहाँ पे आपको एक ही वीज़ा से आपका काम चल जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी, ठीक है, उसको बोलते हैं शेंजेन एग्रीमेंट हुआ था 1985 में, 1985 में। तो इसमें क्या है कि क्रिएशन ऑफ ओपन बॉर्डर्स विदाउट पासपोर्ट कंट्रोल्स, ठीक है, मतलब अलग से पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, अब एक बार वही दिखाओगे ये शेंजेन वीज़ा, उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 1995 से इफेक्टिव हुआ था। तो ये कुछ फैक्ट जो थे आपको पता होने चाहिए। और ओके, तो अभी इतना ही महत्वपूर्ण है जानना। इसके अलावा हम नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो
द बांग्लादेश कंपैरिजन, है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज का। द IMF लेटेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक, बांग्लादेश हैज़ ओवरटेकन इंडिया इन GDP पर कैपिटा। तो यहाँ पे जो IMF है, IMF आपको पता है कि ये कब क्रिएट हुआ था, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं, या फिर कल की लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में भी पढ़ा है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और IMF के बारे में भी बताया है कि कब इसका क्रिएशन हुआ था, ठीक है, तो वो आप ज़रूर देखेगा। इन द IMF एस्टिमेशन 2020, इंडिया की जो ग्रोथ है, इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो GDP है, विल विटनेस अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवर 10%, ठीक है, तो 10% का कॉन्ट्रैक्शन इंडिया की GDP ग्रोथ में देखने को मिलेगा हमें। और ये क्या है, दिस मोर देन डबल्स द लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, है ना, 4.5% से। और यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि जो पर कैपिटा इनकम है बांग्लादेशी सिटीजन की, एन एवरेज बांग्लादेशी सिटीजन वुड बी मोर देन द पर कैपिटा इनकम ऑफ एन एवरेज इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो 2025 तक ऐसा हो जाएगा कि बांग्लादेश पूरी तरह से मतलब ओवरटेक कर लेगा इंडिया को, किस टर्म्स में, पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा GDP होती है उसके टर्म्स में, है ना। पर कैपिटा GDP का मतलब ये होता है कि जितनी GDP होते हैं उसे हम, जो करंट पॉपुलेशन है ना, जितनी जनसंख्या है उससे डिवाइड कर दें तो हमें पर कैपिटा GDP मिल जाती है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि बांग्लादेश जो है, हाउ डिड दिस हैपन, इजंट इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमीज, क्या हम नहीं हैं। तो ये चीज़ें बोली गई हैं कि कंट्रीज़ को अक्सर कंपेयर किया जाता है उसकी GDP ग्रोथ रेट से, और उसकी जो एब्सोल्यूट GDP होती है उसी से, है ना। जैसे यहाँ पे हमें ये जो दिख रहा है, दिस कैन बी सीन कि मतलब इंडिया काफ़ी अच्छा उसने पहले किया था, इंडिया हैज़ इकोनॉमी जो है हैज़ बीन बेटर देन बांग्लादेश, है ना। ये चार्ट 1 में अगर हम देखें यहाँ पे 1982 से तो हम काफ़ी अच्छे ही कर रहे थे। ये जो रेड वाला है ये इंडिया है, और जो ये ग्राफ में ब्लू है तो ये क्या है, बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर GDP पर कैपिटा इनकम की हम बात करें तो यहाँ पे भी हमने बेहतर कदम उठाए थे, मतलब हमारी अच्छी स्थिति थी, है ना। ये सब कुछ ये 5 सालों के दौरान ये हुआ है ऐसा। एंड हाउ पर कैपिटा इनकम ऑल्सो इन्वॉल्व्स अनदर वेरिएबल, है ना, कि जैसे ओवरऑल पॉपुलेशन भी इसमें इंक्लूड होती है। एंड फर्स्ट थिंग ये है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो क्या है, उसकी रैपिड ग्रोथ हो रही है 2004 से, है ना। 2004 से बांग्लादेश की इकोनॉमी लगातार बढ़ती ही जा रही है, और दिस पेस डिड नॉट अल्टर द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द टू इकोनॉमीज, 2004 और 2016, है ना। क्योंकि इस टाइम पे जो इंडिया मतलब इंडिया ग्रू इवन फास्टर देन बांग्लादेश, लेकिन 2017 से जो चार्ट 1 है वो ये शो करता है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो शार्पली डिससेलिरेट होती गई, है ना, और बांग्लादेश की जो थी वो फास्टर तरीके से बढ़ती गई। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ना, ये 2020 का ये है पूरा, कि बांग्लादेश की बढ़ रही है, इंडिया की क्या हो रही है, डिसएलिरेट होती जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की ही रिपोर्ट है ये। एंड दूसरी चीज़ ये बोली गई है कि बांग्लादेश, मतलब सेकंड फैक्टर ये है कि जो 15 ईयर का जो ये पीरियड था, इसमें हमारी जो जनसंख्या है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती गई, है ना। तो 21%, वहीं बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी, 18%। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, मतलब पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा जो GDP है उसका गैप जो था इससे भी मतलब डिफाइंड होता है ना, कि मतलब हमारी देखो ग्रोथ रेट सही नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। बांग्लादेश की ग्रोथ रेट भी बढ़ रही है लेकिन पॉपुलेशन एक तरह से स्टैग्नेंट है या फिर कम इंक्रीज हो रही है ना। तो ये चीज़ है। लास्टली द मोस्ट इमीडिएट फैक्टर वाज द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, है ना। दोनों की इकोनॉमीज पे 2020 पे जो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ा है, ये चीज़ बोला गया है कि इंडिया की GDP तो 10% से रिड्यूस करेगी, लेकिन बांग्लादेश इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय ऑलमोस्ट 4%, है ना। तो यही चीज़ बोला गया कि हम तो एक बन गए हैं, आपने देखा होगा G20 नेशंस में या फिर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ में हम वर्स्ट अफेक्टेड इकोनॉमीज़ बन गए हैं, लेकिन बांग्लादेश इज स्टिल द वन ऑफ द ब्राइट स्पॉट्स। तो हाउ दिस एवर happened earlier? Yes, in 1991 when India was undergoing a severe crisis and grew by just above 1%, Bangladesh per capita GDP surged ahead of India, है ना। तो ये चीज़ है। और ये बोला गया कि इज इंडिया एक्सपेक्टेड टू रिगेन द लीड अगेन, क्या हम मतलब दोबारा से रिगेन कर लेंगे। तो येस, IMF ने ये प्रोजेक्शंस दिए हैं
कि हाँ हम मतलब नेक्स्ट ईयर थोड़ा और फास्टर रेट से हम ग्रो करेंगे एंड ऑल लाइकलीहुड अगेन सर्ज अहेड, है ना, हम अपना जो है स्टेबिलिटी वो लाएंगे अपने उसमें जीडीपी में। एंड गिवन बांग्लादेश लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया एंड बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में ये वाला फैक्टर ज़्यादा है ना, कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो तो बिल्कुल लोअर है लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फास्टर है। तो इस वजह से हम नेक एंड नेक ही रहेंगे, मतलब इक्वली हमारा जो स्टेटस है वो रहेगा। ऐसा नहीं कि हम बांग्लादेश से आगे निकल जाएं या फिर एक बहुत बड़ा गैप रहे, है ना, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सो हाउ हैज़ बांग्लादेश मैनेज टू ग्रो सो फास्ट एंड सो रोबस्टली, किस तरीके से बांग्लादेश ने इतना तेज़ी से वो फास्ट हुआ, इतने रोबस्टली क्या उसने काम किया, क्या रीज़न है इसका। तो यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है कि इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान से, जब बांग्लादेश पहले एक ही कंट्री थे ना, तो जब पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस मिली बांग्लादेश को तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया कि वो तेज़ी से, मतलब जो भी उनकी स्थिति है उससे वो आगे आए, और अभी वो काफ़ी आगे आ गए हैं पाकिस्तान के कंपैरिजन में अगर देखें तो, है ना। तो उन्होंने एक फ्रेश स्टार्ट दिया अपनी इकोनॉमी को, अपनी जो राजनीतिक पहचान होती है उसको, और वहाँ के जो लेबर लॉ थे वो नॉट एज स्ट्रिंजेंट, है ना। तो उनकी जो इकोनॉमी है उसमें लेबर जो फोर्स है तो उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। वुमेन का पार्टिसिपेशन अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये चार्ट 5 का है, तो ये देख सकते हो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, 36, है ना। तो 36 बांग्लादेश में, यही इंडिया का बात करें तो 20, ठीक है, 20.335। तो देख सकते हो कितना बड़ा गैप है यहाँ पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में। इनके जो स्ट्रिंजेंट भी नहीं थे इतने ज़्यादा लॉज, है ना, तो एक ये फैक्टर है इतनी तेज़ी से वो क्यों ग्रो कर रहे हैं। सो दिस कैन बी सीन कि यहाँ के जो फीमेल पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में, ये एक की ड्राइवर है ऑफ ग्रोथ वाज द गारमेंट इंडस्ट्री, है ना। गारमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली, वुमेन वर्कर्स यहाँ पे थे, तो इससे एक तरह से जो ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट है वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा बेहतरीन काम किया। दूसरी चीज़ ये लिखी है कि स्ट्रक्चर ऑफ बांग्लादेश इकोनॉमी इज सच दैट इट्स जीडीपी इज लेड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब देखो, आपको अगर ये बोला जाए ना कि हम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे कोई कंट्री अभी भी डिपेंडेंट है, दैट्स मीन्स कि वो सही से अभी भी ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको ये डेटा मिल जाए कि इंडस्ट्रियल पे, हम इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है या फिर एग्रीकल्चर पे, अगर एग्रीकल्चर पे है तो दैट मीन्स वी आर नॉट डूइंग वेल, और इंडस्ट्री पे है तो हाँ हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो बांग्लादेश है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंड ज़्यादा करता है ना, उसके बाद सर्विस सेक्टर आता है, और इन दोनों ही सेक्टर ने काफ़ी सारी रिम्यूनरेटिव जो एग्रीकल्चर और जो जॉब्स है वो क्रिएट किए हैं। लेकिन इंडिया अभी भी स्ट्रगल कर रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करने में, है ना। अभी तक हमारे जो बहुत सारे लोग हैं वो स्टिल डिपेंडेंट किस पे है, कृषि पर, एग्रीकल्चर पर, ठीक है। तो ये एक मेजर इशू है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि अ बिग रीज़न फॉर बांग्लादेशी प्रोग्रेसिवली फास्टर ग्रोथ क्या है उनके प्रोग्रेस करने का, कि 2 दशकों से अगर हम बात करें तो उनके जो सेवरल, बहुत सारे जो उनके सामाजिक और राजनीतिक जो पॉलिटिकल मेट्रिक्स हैं, जैसे अगर हेल्थ की बात करें हम, स्वास्थ्य, स्वच्छता, है ना, सैनिटेशन, फिनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश एंड वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस, तो इनमें उन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया है, इम्प्रूव्ड ये हुए हैं सारे सेक्टर। अब डिस्पाइट अ लोअर प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू बेसिक सैनिटेशन, मोर्टेलिटी रेट जो है काफ़ी ज़्यादा लोअर है ना यहाँ पे, जबकि इतना ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो जो वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस है ना, तो यहाँ पे क्या बोला गया, ये भी स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन हैज़ बैंक अकाउंट्स, तो ये बैंक अकाउंट जो है कम में है, लेकिन जो प्रोपोर्शन है डोरमेंट बैंक का, ठीक है, वो काफ़ी स्मॉल है कंपेयर टू इंडिया। दूसरी चीज़ ये बोली गई है कि अगर हम जेंडर पैरिटी रैंकिंग की बात करें, जेंडर पैरिटी रैंकिंग, तो उसमें क्या है, बांग्लादेश इंडिया से काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जेंडर पैरिटी रैंकिंग में बांग्लादेश के 50 हैं और हमारे 112 है ना। यहाँ पे हंगर रैंकिंग भी देख लो, ग्लोबल हंगर रैंकिंग 75 एंड 94, तो ये एक बड़ा वो था, मतलब गैप है, जिस वजह से बांग्लादेश और तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो जेंडर पैरिटी से मतलब ये पता चल जाता है ना हमें कि किस तरीके की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटीज़ है एजुकेशन अटेनमेंट में वुमेंस के और मेंस के हेल्थ को लेके। तो 154 कंट्रीज़ में से, ठीक है, 154 में कंट्री में से बांग्लादेश को 50 रैंक मिली है और इंडिया को कितना, 112। तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, ठीक है, तो गोज़ बियॉन्ड ट्रीटिंग हंगर इन टर्म्स ऑफ कैलोरी इनटेक,
तो इट लुक्स एट 4 फैक्टर्स। तो जैसे अंडर नरिशमेंट को चेक किया जाता है इसमें, है ना। अंडर नरिशमेंट में क्या होता है कि कि आपको मतलब पूरी तरीके से भोजन उपलब्ध ही नहीं हुआ है ना, अनुपलब्धता मतलब सफिशिएंट नहीं है। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब ये रिफ्लेक्ट करता है एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। देन चाइल्ड स्टंटिंग ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन। एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी ये रिफ्लेक्ट करता है कि दोनों ही, कि मतलब इनएडिक्वेट, आपको संतुलित आहार भी नहीं मिला है और आपको जो है जो पर्यावरण है वो भी आपको हाइजीनिक नहीं मिला, अनहेल्दी इन्वायरमेंट आपको मिला है ना। तो ये सारे इंडिकेटर्स भी हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि व्हाट बिसाइड्स द एडवांसेज इट हैज़ मेड, व्हाट चैलेंजेस दिस बांग्लादेश फेस। तो बांग्लादेश के पास अभी कुछ यही चैलेंज हैं कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी है, और विद द हाईएस्ट इम्पैक्ट ऑन डेली एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर यहाँ चार्ट 4 की हम बात करें, ठीक है, प्रेवलेंस ऑफ पॉवर्टी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना परसेंट, मतलब 2021 से 2022 के बीच में भी हम देखें तो ये 21.4% जो है पॉपुलेशन, ये बिलो द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, ठीक है, 1.9 पर डॉलर इनके होते हैं। तो ये है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अभी इंडिया में ये चीज़ इतनी नहीं है। तो ये चीज़ बोला गया किसमें, मतलब बांग्लादेश पीछे है। और सबसे बड़ी जो चिंता है बांग्लादेश की, वो क्या है, इज़ नॉट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, इवन दो इट्स लूजली रेगुलेटेड गारमेंट इंडस्ट्री इज नोन टू कट कॉर्नर्स और लेबर सेफ्टी वर्क कंडीशन बिगनिंग टू हैव एडवर्स हेल्थ रिपरकशंस, ठीक है। तो बिगर थ्रेट जो बोली गई है वो जो रोज़मर्रा की जो पॉलिटिक्स होती है उससे है ना, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो काफ़ी वायलेंट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहती हैं रूटीनली, और वो एक तरह से पब्लिक लाइफ उससे काफ़ी रिडल्ट हो जाती है, मतलब भ्रष्टाचार वहाँ पे होता है। ये काफ़ी ज़्यादा एक वहाँ पे मेजर चैलेंज है उनके लिए। 2019 का जो एडिशन था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, तो बांग्लादेश को जो रैंक किया गया था 198 कंट्रीज़ में से कितना उनको मिला था, ठीक है। सारे हमको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही एस्पेक्ट पता होने चाहिए ना, कि क्यों आगे इतनी तेज़ी से बढ़ रही है बांग्लादेश की इकोनॉमी। तो वो तो सारे हमने ये रीज़न पढ़े, और क्यों, मतलब क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके लिए, करप्शन, और दूसरा हंगर का हमने पढ़ा है ना, कि अभी भी मतलब पावर्टी वहाँ पे है। और दूसरा ये कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन और पॉलिटिक्स को लेके उनकी जो रैंक है 198 में से 146 है ना, और इंडिया की यहाँ पे 80 है। तो यहाँ पे हम थोड़ा ठीक है। तो जो लोअर रैंक होती है वर्स ऑफ एड टू दिस अ मैसिव सर्ज ऑफ रेडिकल इस्लाम। तो चौथी चीज़ जो है रेडिकल इस्लाम की बात है ना, विच हैज़ रिजल्टेड इन सेवरल ब्लॉगर्स बीइंग किल्ड, है ना, जो भी मतलब वो अपने पॉपुलर जो व्यूज़ थे, अनपॉपुलर व्यूज़ थे, वो उनको बयां करने में उनके व्यक्ति के लिए बहुत सारे जो ब्लॉगर्स थे उनको यहाँ पे मार दिया गया। तो रेडिकल इस्लाम को ये दर्शाता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मतलब अभी अगर हम बात करें साउथ एशियन इकोनॉमीज़ में, तो हमसे भी जो आगे हैं वो भूटान, मालदीव्स और श्रीलंका है। श्रीलंका ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में वो थोड़ा सा श्रिंक करेगा, लेकिन फिर भी भूटान, मालदीव्स और ये जो बांग्लादेश है हमसे काफ़ी आगे है। पाकिस्तान और नेपाल से हम थोड़ा ऊपर है ना। तो ये सब चीज़ है कि थोड़ा मतलब लॉकडाउन, कोरोना वायरस की वजह से हार्डेस्ट हिट हमारी इकोनॉमी हुई है। और ये काफ़ी मतलब 5 सालों में हम जो बांग्लादेश है ना 40% से 40% का मतलब यहाँ पे पूरा चेंज आया है ना। 3.2% की ग्रोथ इंडिया की रही, और 9.1% की ग्रोथ से बांग्लादेश की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो लगातार बढ़ती गई, है ना। तो यही कारण था जो ये जो डिफरेंस आया, तो ये था, ठीक है। और अभी ये कि हम जो एक्सपोर्ट है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी करें, तो इसको हम टैकल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट से रिलेटेड हमने आर्टिकल पढ़े थे कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन हमारा जो है वो लगातार बढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो उन्होंने काफ़ी एक्सपोर्ट को मतलब $45 बिलियन की उन्होंने कम से कम जो गुड्स थी वो एक्सपोर्ट की थी, है ना। तो ये एक मेजर इशू है जिसको मतलब टैकल करना चाहिए था, लेकिन अभी हमने नहीं किया है, और ये चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, इंडियाज़ फर्स्ट ऑस्कर विनर क्रिएटर ऑफ हिट बॉलीवुड मोमेंट्स एंड कॉस्ट्यूम्स फॉर 60 ईयर्स। तो ये भानु अथैया है, ठीक है, भानु अथैया। तो इंडिया की फर्स्ट ऑस्कर विनर है, शी पास्ड अवे रिसेंटली, तो इस वजह से यहाँ पे ये न्यूज़ में है, ठीक है। डायग्नोस विद मेनिंगोमा इन 2012, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना जो काम करना था वो जारी रखा। हर लास्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन वाज फॉर दी मराठी फिल्म नागरिक। 2014 में इन्होंने लास्ट कॉस्ट्यूम जो था डिज़ाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, केस ऑफ सोर ग्रेप्स। तो अभी हमने रिसेंटली कल ही एक आर्टिकल पढ़ा था जो क्या था, पार्लियामेंट के मतलब अगेंस्ट में था। मैं आपको एक बताती हूँ क्या है वो।
ये वाला आर्टिकल डिमिनिशिंग रोल ऑफ पार्लियामेंट है ना, तो हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी कि मतलब एक्शंस जो है वो डिमिनिश्ड हो गए हैं पार्लियामेंट को। जैसे जब प्राइम मिनिस्टर ने एंट्री की थी तो उसको बोला गया था ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी का मंदिर संसद को कहा जाता है, लेकिन ये केवल 3.6 टाइम्स ही बोले पार्लियामेंट में, केवल 22 टाइम्स इन 6 ईयर, 6 सालों में 22 बार ही बोले हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी है ना, कि क्या मतलब वन वे कन्वर्सेशन, ताकि जो कॉन्ट्राडिक्टरी जो आप क्वेश्चन ना कर सकें, इस वजह से ये मन की बात और ये सब चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे आज इसी के मतलब अगेंस्ट में ये कल क्रिटिसिज्म था, आज हम फेवर में भी आर्टिकल देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग मतलब इंडिया को चाहते ही हैं, दे हैव बिकम सो ऑब्सेस्ड विद वांटिंग टू सी इंडिया डिक्लाइन, कि इंडिया डिक्लाइन हो रहा है ना, तो वो ये चाहते हैं, वो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, मतलब बिना फैक्ट्स को जाने वो बस उनका बस यही होता है बोलना कि यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है समाप्त हो रही है और ये सारी चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि देयर वाज एन अटेम्प्ट मेड टू गॉज द हेल्थ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन बाय एक्चुअली फोकसिंग ऑन एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर को फोकस कर रहे हो केवल, यानी कि एक इंडिविजुअल को फोकस कर रहे हो, है ना, कि वो उस फिर उसकी इंडिविजुअल की प्रेजेंस से आप ये कर रहे हो कि जो पार्लियामेंट की हेल्थ किस तरह की है, कि हाउ मेनी टाइम्स वन इंडिविजुअल नरेंद्र मोदी spoke in it like a column recently sought to do. So ये चीज़ बोली गई है, on odd days these people dispatch the genuine affections of the Indian people towards Prime Minister Modi as the supposed elevation of an individual above इंस्टीट्यूशन, कि यहाँ पे तो मतलब एक तरह से पार्लियामेंट से ऊपर, एक इंस्टीट्यूशन से ऊपर एक इंडिविजुअल को आप प्रेफरेंस दे रहे हो ना। और यहाँ पे ये बोला गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, ही लीड्स अ टैलेंटेड टीम, ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट बट एम्फेसिस टीम वर्क, है ना। तो यहाँ पे वो टीम वर्क में ज़्यादा फोकस करते हैं, उनके जो काफ़ी कैपेबल मिनिस्टर्स हैं जो पार्लियामेंट में बोलते हैं, और अब पीएम मोदी से रिलेटेड मतलब जो भी हैं वो भी सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है वो अगर बोलने लगते, ठीक है, वो ज़्यादा बार बोलते, बहुत ही बार बोलते, तो यहाँ पे फिर अपोजिशन जो है वो क्या कहने लग जाता, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। क्यों डेंजर में क्यों है, क्योंकि मोदी ने एक तरह से पार्लियामेंट को मोनोपलाइज कर लिया है, वो अपने मिनिस्टर को नहीं बोलने दे रहा है, बाकी किसको करने क्या कर रहे हैं, मतलब अपने आप ही मतलब खुद ही वो बोल रहे हैं ना। तो ये चीज़ है। अब कंसीडर लेजिस्लेशन विच इज़ द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम 16th लोकसभा की बात करें तो वहाँ पे 32% जो था टाइम था वो लेजिस्लेटिव बिजनेसेस में गया है ना। तो ये सेकंड ओनली है टू द फर्स्ट लोकसभा, और ये सारी लोकसभाओं में एवरेज मतलब सबसे हायर है। एंड 25% जहाँ पे क्या हुआ कि ऑफ देयर टाइम ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस, है ना। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे मतलब बस ये जैसे बोला गया था कि क्वेश्चन आवर्स है, तो क्वेश्चन आवर को कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी कि यहाँ पे क्वेश्चन आवर जो होता है वो कॉर्नर स्टोन होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, तो वो कैंसिल नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर उनकी ही स्टेट असेंबली की बात करें तो वहाँ पे क्वेश्चन आवर्स नहीं स्टार्ट हो रहा था, मतलब वो भी कैंसिल था, है ना। तो यही चीज़ बोली गई कि 16th लोकसभा में अगर बात करें क्वेश्चन आवर्स की, तो 67% ऑफ इट शेड्यूल्ड टाइम, द लॉस ऑफ टाइम वाज ड्यू टू डिसरप्शन, है ना। तो शेड्यूल्ड टाइम में जो होता 67% था, लेकिन जो डिसरप्शन था वो डिसरप्शन किस लिए, लॉस ऑफ टाइम वाज ड्यू टू डिसरप्शन एंड नेशन वॉज लाइव एंड अंडरस्टूड हु डिसरप्ट पार्लियामेंट रेगुलरली हार्मिंग डेमोक्रेसी, है ना। तो ये चीज़ तो बोला गया है कि जो डिस्कशन और डिबेट होते हैं ये पार्लियामेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ होते हैं, एंड स्पेशली लेजिस्लेशन, जब लेजिस्लेशन की बात होती है तब, है ना। अब जब जो बिल्स होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं तो वो भी उनको भी टाइम चाहिए होता है। और 16 लोकसभा एंड 14th एंड 15 लोकसभा की बात करें तो 32% ऑफ बिल वर डिस्कस्ड, है ना, फॉर मोर देन 3 आवर्स, 3 घंटे से ज़्यादा ये डिस्कस किए गए 32% बिल। अराउंड 27% वर डिस्कस फॉर बिटवीन 2 and 3 आवर्स, ठीक है। 27 जो थे 2 से लेके 3 आवर्स तक वो डिस्कस किए गए। सिग्निफिकेंटली जो UPA 1 और UPA 2 था, उन दोनों ही गवर्नमेंट का जो टर्म था उसमें उससे कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट्स को लेके बात की गई है कि जब मतलब आप इस तरीके से ही एनालाइज कर रहे हो कि किसके बोलने से क्या होता है, क्या डिस्कस करने से क्या होता है क्वेश्चन आवर्स, तो हम भी यहाँ पे फैक्ट दे रहे हैं, है ना। तो ये दो राइटर्स जो बीजेपी के MP हैं तो उन्होंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर 15 लोकसभा की बात करें 2009 2014 में,
तो 26% बिल पास हुए थे, ठीक है, 26% बिल जो थे पास हुए थे, और लेस देन 30 मिनट ऑफ डिबेट, ठीक है। तो 30 मिनट की मतलब इससे भी कम डिबेट हुई, और इतने जो 26% बिल है वो पास हो गए थे। और 16 लोकसभा की बात करें, मतलब जो अभी करंट में 16 लोकसभा है ना, तो यहाँ पे 6% ऑफ बिल वर पास्ड विद लेस देन 30 मिनट्स, है ना। तो केवल 6% ही यहाँ पे पास हुए 30 मिनट से कम की डिबेट में, बाकी के तो आपके टाइम पे तो 27% हो गया ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि वाज डिस्कस्ड इन 16 लोकसभा वाज हायर देन 2 लोकसभा बिफोर इट, है ना। तो क्लियरली ये बताता है कि बेटर डिबेट और डिस्कशन जो हो रहे हैं हैपेंड इन लोकसभा इन नरेंद्र मोदी फर्स्ट टर्म प्राइम मिनिस्टर देन ड्यूरिंग बोथ टर्म्स ऑफ मनमोहन सिंह गवर्नमेंट्स। अगर हम 17th लोकसभा की स्टैटिक्स देखें, कोरोना वायरस पैंडमिक स्ट्रक आर इम्प्रेसिव, है ना। तो ये 16 का बात किया था, अभी 17 की बात चल रही थी। फर्स्ट सेशन अभी जो 17 लोकसभा का जो फर्स्ट सेशन है वहाँ पे 135% जो था वर्क हुआ था शेड्यूल आवर्स में, है ना। और राज्यसभा का 100% रहा था। सो दिस परफॉर्मेंस इज बेटर देन एनी अदर सेशन इन 2 decades। एंड जो विंटर सेशन 2019 का था उसकी भी हम बात करें तो लोकसभा ने 111% तक शेड्यूल टाइम में वर्क किया था, और 92% राज्यसभा का रहा था, है ना। तो यही सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि मतलब सारी जो डेटा है, जो क्लियर पिक्चर है, जो करेक्ट पिक्चर है, वो इस फैक्ट के थ्रू इजीली अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। और पीआरएस जो लेजिस्लेटिव रिसर्च है उसकी वेबसाइट पर भी अपलोडेड है ऑलरेडी। एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ एक्सीलेंट हेल्थ, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिक्लाइन हो रही है। हाउएवर द प्रॉब्लम फॉर अ स्मॉल सेट ऑफ पीपल, मतलब जो बहुत सारे जो लोग हैं, जो एक स्मॉल सेट ऑफ पीपल है, कुछ जो लोग हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट इसको मतलब वो कुछ अपने फैक्ट्स के थ्रू वो क्या कर देते हैं, वो अनेबल है एक इंडिविजुअल की पॉपुलैरिटी ना हो जाए, है ना। उन्होंने ये बोला था कि अब जब मोदी दोबारा से शासन में आएंगे, दोबारा से अगर उनकी सत्ता में आती है, वापसी होती है, तो क्या होगा यहाँ पे वो जीतेंगे नहीं, है ना। लेकिन लोगों ने दोबारा उन्हें जिताया। मोदी हैज़ बीन वोटेड इन ट्वाइस एंड डेमोक्रेसी हैज़ थ्राइव्ड। सो इंडिया हैज़ प्रूवन मैनी सच न्यूयर्स रॉन्ग ओवर द डिसेंट, इट विल कंटिन्यू टू डू सो। तो यहाँ पे यही आर्टिकल ये लिखा गया था। ये नेक्स्ट तो कुछ पॉइंट्स जो है कल वाले आर्टिकल से आप उठा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे पूरा क्रिटिसिज्म है, और कुछ पॉइंट्स आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, है ना, क्रिटिकली एनालाइज। और या फिर आप क्या करो, इसको मतलब फेवर में भी आप लिख सकते हो, है ना, और अगेंस्ट में भी लिख सकते हैं। वर्ड ऑफ एग्जाम वॉरियर्स, तो ये आर्टिकल भी अच्छा आर्टिकल है, अभिजीत पाठक के द्वारा लिखा गया है। द राइटर इज़ प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी एट JNU, और इन्होंने अभी ये लिखा है कि जो अभी कट ऑफ आ रही है ना जो DU की, तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके की जो कट ऑफ है कॉलेज एडमिशन के लिए, UG के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, तो यहाँ पे एक इसकी एंटायर प्रोसेस की एब्सर्डिटी दिखाई देती है। और यहाँ पे मतलब क्या है, ब्रांडेड कॉलेज, है ना, ब्रांडेड कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। और यहाँ पे जो डिसिप्लिन्स जो होते हैं, जैसे इकोनॉमिक ऑनर्स करना है, या फिर आपको फिजियोलॉजी करना है, साइकोलॉजी करना है, या फिर आपको हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आपके 100% होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ बोला गया है कि ये जो दिखाता है, मतलब इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है, इट नो रीज़न टू बिलीव दैट डेमोन्स्ट्रेट्स द हाई क्वालिटी ऑफ आवर स्कूल एजुकेशन, है ना। इससे क्या पता चल रहा है कि हाई क्वालिटी है हमारे एजुकेशन की। लेकिन एक ये क्या करता है, विशियस साइकिल जो है ऑफ रोट लर्निंग एंड इन्फ्लेटेड मार्क्स, ठीक है, तो उसको दर्शाता है। और ये जो हमारी एक तरह से जो मैकेनाइज प्रोसेस है कि हमारी जो मार्क्स को प्रेफरेंस देने की, मतलब हम मार्क्स को वरीयता देते हैं कि वही ज़्यादा आने चाहिए हायर एजुकेशन में अगर एंटर करना है, तो ये सब चीज़ें भी दिखाता है। और ये हमारे इंडिकेट करता है कि हमारा जो सिस्टम है उसने जो यंग माइंड से उसको एक तरह से डैमेज कर दिया है ना। तो हमारी जो सोसाइटी है वो क्या करती है, वो सक्सेस किस पे है, सक्सेस तब है जो मतलब वो वर्शिप करती है सफलता की, और टॉपर्स जो होते हैं उनको पूछती है ना, उनको अडोर किया जाता है टॉपर्स को काफ़ी ज़्यादा। एंड दिस इज़ प्रिसाइजली वाई आउट टू रियलाइज दैट देयर इज़ नो नेसेसरी कोरिलेशन, है ना। लेकिन देखो कोई भी कोरिलेशन इसमें नहीं है कि अगर एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, उसके मार्क्स अगर ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उसमें है, उसमें केवल क्या है, एकेडमिक एक्सीलेंसी है ना। वो इतना, अब जैसे एक अभी कुछ ही टाइम पहले भी इंसिडेंट हुआ था जब रिजल्ट आए थे, तो 95% एक लड़की के मार्क्स आए थे, कानपुर की ही शायद वो न्यूज़ है, कानपुर उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पे 95% मार्क्स आए थे, लेकिन उस लड़की ने क्या कर दिया था, सुसाइड कर दिया था, आत्महत्या कर ली थी। अब क्यों की, तो रीज़न आपको पता चलेगा यहाँ पे, तो यू विल बी लाफिंग। क्यों, मतलब उसकी जो फ्रेंड थी उसके 96% मार्क्स यहाँ पे आ गए थे, ठीक है।
तो इससे ये पता चल रहा है कि ये पर्सन जो थी केवल ये एकेडमिक एक्सीलेंस में ही क्या थे, ये सही थे। बाकी यहाँ पे एक मतलब ये क्या है, ये कोई 96% मार्क्स ला रहा है तो आप उसके दूसरे के मार्क्स है उसके मार्क्स देख के आप अपना क्यों ज़िंदगी पूरी ख़राब कर रहे हो, मतलब पूरा मर रहे हो, है ना। तो यही है। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि इंटेलेक्चुअल्स जो है वो पूरी तरीके से ज़ीरो है इन बच्चों में, जो पूरे टॉपर बने घूम रहे हैं आजकल सीबीएसई के द्वारा जो रिजल्ट आए 100% मतलब कुछ होंगे वाकई में जो डिज़र्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है कि ये एक तरह से होड़ है कि आपको यूनिवर्सिटी में अच्छा एडमिशन लेना है अच्छे कॉलेज में, तो आपको फिर यहाँ पे सीबीएसई वगैरह एग्ज़ाम में 10th 12th बोर्ड में आपको अच्छी परसेंटेज लानी ज़रूरी है ना। तो अगर ये चीज़ बोला गया है कि 100% इज इंग्लिश विदाउट हैविंग क्यूरियोसिटी टू एंटर फैसिनेटिंग वर्ड ऑफ वैरायटी, या आप 100% लाए हो इंग्लिश में लेकिन ठीक तरह से आप इंग्लिश बोल भी नहीं पा रहे हो, या फिर आपकी कोई क्यूरियोसिटी ही नहीं है पोइट्री में, है ना, और आप इंग्लिश लिटरेचर से एमए मतलब ये सब कर रहे हो, या फिर आप कोई शॉर्ट स्टोरीज नोवेल पढ़ने में आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और जो टॉपर हो आप फिजिक्स के, आपको कुछ साइंटिफिक टेम्पर की नॉलेज नहीं है, आपका है ही नहीं कुछ डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें तो मतलब एक तरह से यूजलेस है ना, क्यों आप इतना ज़्यादा एकेडमिक उसमें घुस रहे हो, है ना। सो द एक्सपीरियंस ऑफ वंडर, द जॉय ऑफ लर्निंग अनलर्निंग और द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी नथिंग मैटर्स, है ना। तो ये यही चीज़ बोला गया है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, केवल आपको यहाँ पे मार्क्स लाने की बात हो रही है। तो मार्क्स ट्रांसफॉर्म्स अ लर्नर इनटू अ स्मार्ट कंज्यूमर, तो अभी ये चीज़ हो गई है। और अभी क्या हो रहा है, केवल रोट लर्निंग और जो फैक्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, थ्योरम्स हैं, तो उसको जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके और वही बच्चे क्या करते रहते हैं, उसको मेमोराइज करते रहते हैं, है ना। और यही जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो टीचर कोचिंग सेंटर गुरु होते हैं वो भी अपने मॉक टेस्ट और इसी तरीके से वो भी देते हैं कि आप ये पढ़ो तो आपके मार्क्स ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे। और टॉपर्स को परफेक्ट प्रोडक्ट्स के तहत मतलब मार्केटिंग उनकी की जाती है ना, अपनी मार्केट वैल्यू को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, कि ताकि आप ऐसी इसी तरीके से पढ़ो। तो रिपीटिंग व्हाट इज़ फिल्ड इन हर माइंड से 2 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, और मतलब एक तरह से आप क्या कर रहे हो, अगर आप हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपने 4 फैक्ट कर लिए राजा राम मोहन राय से रिलेटेड, सती प्रथा को अंत किया था। 6 फैक्ट आपने महात्मा गांधी जी के बारे में आपने रट लिए कि महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था, और उनको महात्मा गांधी को पिता भी बोला जाता था, है ना, भारत का। तो ये ऐसे ऐसे चीज़ें मतलब बच्चे याद करके लिख रहे हैं। उसके बाद उनको फिजिक्स जो थ्योरम है टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल, है ना, तो यही सब अब बेसिक चीज़ें हैं, उनको रट के आप कर रहे हो एग्ज़ाम, तो ये सारी चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। एंड यहाँ पे ये चीज़ बोली गई कि मोर ओवर एज द फैक्ट सेंट्रिक ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस बिकम द न्यू नॉर्मल, है ना, काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और जो मेमोराइजेशन है अभी उसी को बोला जा रहा है कि इट इज़ अ की टू सक्सेस, है ना। मेमोराइजेशन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपका मार्क्स आपके आएंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, 80% इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड दोज हु गेट इवन 95% सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन। तो जो 95% बच्चे के आ रहे हैं स्टिल दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे अभी कंट्री में है। और अगर हम बात करें ना, पहले तो ऐसा नहीं होता था। अगर मैं जैसे अब आपने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस और जैसे इकोनॉमी है या फिर हिस्ट्री है, तो इसमें मुझे तो कभी भी मतलब मेरे यही सब्जेक्ट रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमी हिस्ट्री, तो इसमें ना कभी भी 100 में से 100 मार्क्स कभी नहीं आए, और ना ही मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन रही, है ना। तो कितना भी हम अच्छा पेपर कर लें, 12th में जो था 45 क्वेश्चन आते थे पॉलिटिकल साइंस से, ये सारे क्वेश्चन कर लिए, एग्जैक्ट आंसर भी दे दिए, लेकिन फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी पता नहीं कैसा ये स्ट्रक्चर हो गया है कि 100 में से 100% पॉलिटिकल साइंस में मिल रहे हैं। अब ये जो यही बच्चे हैं ना जिनके 100% आ रहे हैं, तो अगर ये यूपीएससी दें तो क्या इनके यूपीएससी में भी इतने परसेंट आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो एक तरह से ये जो स्तर है पढ़ाई का, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुका है ना। तो ये है। और तो अब ये बात है कि जो प्रेफर क्या करते हैं, टेंड टू प्रेफर, जो अभी नया कल्चर उभर के आ रहा है, तो वो प्रेस्टिजियस सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, इंग्लिश लिटरेचर, फिजियोलॉजी, है ना, साइकोलॉजी, इवन इफ़ दे आर नॉट इंटरेस्टिंगली इंक्लिन टू दीज सब्जेक्ट्स, तो अगर मतलब उनका इंटरेस्ट भी नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या चाहते हैं, इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की वजह से, है ना। जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज है, LSR है, लेडी श्री राम कॉलेज है, तो ये इनको एक फैंसी ब्रांड की तरह कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो अगर
यहाँ हम बात करें तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू फाइंड स्टूडेंट, कि मतलब आप क्या कर रहे हो, चाहे वो मतलब नहीं है कि आपको भी संस्कृत नहीं लेनी है, आपको एजुकेशन नहीं लेनी है, यू जस्ट वांट मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज आपको चाहिए, स्टीफन कॉलेज चाहिए, दैट्स इट, है ना। तो आपको यहाँ पे कॉलेज से मतलब हो गया है, आपके जो आपका कोर्स है उससे ज़्यादा आपको मतलब नहीं रह गया है इस वजह से। सो इट डिस्ट्रॉय ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ एंड वन हु कुड हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द स्टडी ऑफ हिंदी लिटरेचर, वो क्या हो जाता है, ही एंड्स अप परसुइंग इकोनॉमिक्स, है ना। ऐसा ही मेरी फ्रेंड के साथ भी हुआ था, जब फर्स्ट कट ऑफ जो थी डीयू में, तो वो मैथ्स ऑनर्स लेना चाहती थी, बट उसको मतलब वो तो चलो वो कोटा वाला वहाँ पे हो गया था, रिजर्वेशन वाला फैक्टर भी हो गया था, लेकिन फिर भी ये वाला फैक्टर भी था कि कट ऑफ इतनी हाई थी, मैथ्स ऑनर्स में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, फर्स्ट कट ऑफ, सेकेंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ में भी 95% लाने के बाद भी उसका नहीं सिलेक्शन हो पाया, तो उसको एंड अप हुआ, उसने क्या लिया, कॉमर्स लिया, है ना, फिर इकोनॉमिक्स से उसने क्या किया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उनका मतलब पूरा कैरियर ही उस वजह से चेंज हो जाता है, कि मतलब आप जो चीज़ एक देशबंधु कॉलेज में भी पढ़ सकते हो हिस्ट्री, लेकिन आप बस क्या कर रहे हो, मतलब स्टीफन के चक्कर में आप वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको चीज़ नहीं मिल रही है ना। तो ये है। सो ये चीज़ बोली गई है कि एजुकेशन इससे सफ़र करता है ना। इनफैक्ट द सिस्टम फंक्शंस लाइक सोललेस मशीन हो जाती है। इट इज़ मोर इंटरेस्टेड इन एलिमिनेटिंग पीपल, है ना। यू डोंट हैव 99%, मतलब ऐसे बोलते हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम में आपके 99% अगर नहीं आए तो यू कैन नॉट डू सोशलॉजी ऑनर्स लेडी श्री राम कॉलेज से, आप नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इसमें होता है, और ये एक जो यंगस्टर है उनको इस चीज़ से, इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। एंड हाईली ऑप्रेसिव इंस्टीट्यूशंस ये हैं, ये स्कूल्स वगैरह हो जाते हैं, टाइट बॉडीज़, हैविली लोडेड स्कूल बैग, वीकली टेस्ट, नेवर एंडिंग होम असाइनमेंट्स, है ना, और जो कांस्टेंट परफॉर्मेंस आपको देती रहनी है, इसको लेकर चिंता, और साथ में जो माता पिता के द्वारा जो प्रेशर दिया जाता है वो सब है ना, कि आप टॉपर बनो, टॉपर बनो। एंड द वर्ल्ड दे इनहैबिट हैज़ नो रेनबो, नो सनसेट, नो म्यूज़िक, है ना। ये खाली क्या हो जाती है, साइकिक एनेक्सिटी हो जाती है, सम सॉर्ट ऑफ सैडो माचोइज्म। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और मतलब अभी हम इसी तरह का जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वही सब है, और आगे आने वाले टाइम में हमको देखने को मिलेंगे कि काफ़ी सारे जो एडिटोरियल्स अभी हम पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट के सुसाइड्स पर बेस्ड होंगे, है ना, कि डिप्रेशन, लोनलीनेस, सिंजोफ्रेनिया का वो शिकार हो गए हैं जो हमारी नई जनरेशन होगी। तो ये सब चीज़ें बातें की गई हैं कि इज़ देयर अ वे आउट, एन आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पॉसिबली ओनली इफ़ वी एक्वायर टू करेज, है ना, कि अगर हमें किसी में क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है, एप्टीट्यूड है, इंटेलिजेंस है, जागरूकता है, तो वो मेजर नहीं किया जा सकता किसी एग्जामिनेशन पैटर्न के थ्रू, है ना। बस आपको कहना होगा दैट कंपेल्स वन टू बी अ रोबोटिक परफॉर्मर रेदर देन अ क्रिएटिव वंडर। तो आप ये मार्क्स के बेसिस पे इस सिस्टम ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फॉर्मलाइजेशन, नज टूवर्ड्स फॉर्मलाइजेशन। तो ये 73 राउंड 2015-16। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई कि जो डिजिटली रजिस्टर था एमएसएमईज़ का इज़ नॉट न्यू। 2015 में गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था उद्योग आधार मेमोरेंडम, यूएएम, एंड ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम, ठीक है, एमएसएमईज़। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो थी फ्री थी, पेपरलेस थी, और अवॉर्डेड भी किया गया था इससे, मतलब इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन हो गए थे। तो इसमें यही है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। देन यहाँ पे है डार्कनेस टू लाइट। तो ये अक्कीतम जो है ये पोएट थे, ठीक है, अक्कीतम अच्युतन नभूर्ति। तो आपको ये नभूर्ति रिफॉर्म मूवमेंट भी एक हुआ था, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है, कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी भी डेथ हो गई, तो इस वजह से आर्टिकल आया है। तो इनकी एक पोएम है द वर्ल्ड इन रून्स, ठीक है। तो ये है। यहाँ पे बेस्ट वे आउट जो है ये बांग्लादेश से रिलेटेड ही आर्टिकल है, हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर दिया है कि 10.3% का मतलब इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना। और आईएमएफ का जो मीडियम टर्म फोरकास्ट है कि जीडीपी जो है ओवरटेक करेगी इंडिया की बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो जीडीपी है वो ओवरटेक करेगी इंडिया को इस साल। तो यही सारी चीज़ें हैं कि हमको मतलब क्या करना चाहिए, इंडिया को इससे सीखना चाहिए, और जो इस दिशा में काम है वो करने चाहिए, ठीक है। ये तो हाथरस से रिलेटेड और जो रामविलास पासवान है उससे रिलेटेड एडिटोरियल तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। चिल्ड्रंस इन डिस्ट्रेस, तो ये भी आर्टिकल मतलब बस इसमें यही बताया गया है कि पैंडमिक की वजह से बहुत ज़्यादा जो इनइक्वलिटीज़ हैं वो आ गई हैं, है ना। अगर हम अभी बात करें, जो अभी न्यूज़पेपर की ये जो रिपोर्ट थी, इन्होंने रिसर्च किया था, तो जो चाइल्ड लेबर है ना, नेशनल हेल्पलाइन फॉर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे बोला गया कि 27 लाख डिस्ट्रेस कॉल्स इनको आई, है ना। और वो पीरियड कौन सा था,
जब लॉकडाउन का पीरियड था तब, है ना, मार्च से अगस्त में, इसके बीच में भी काफ़ी सारी कॉल इनको आई थी। और बहुत सारे बच्चे, मतलब जहाँ पे डिजिटल डिवाइड है, बहुत सारे बच्चे जो अर्बन एरिया में है ना, जिनके पास खूब सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वही डिजिटल एजुकेशन का लाभ भी ले पा रहे हैं। और बाकी जो बच्चे हैं रूरल बैकग्राउंड के या फिर कोई और, तो वो उनने क्या है, मतलब फोर्स्ड किया गया है, ठीक है, बाल श्रम में, या फिर उनकी जल्दी शादी हो जा रही है, अर्ली मैरिज, या फिर ट्रैफिक्ड हो रहे हैं ब्रॉथल्स में, स्वेट शॉप्स में, है ना, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड ओवर 10,000 केसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज वर रिकॉर्डेड। अप्रैल और अगस्त की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा केस जो थे रिकॉर्ड किए गए थे। और यही सब चीज़ें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट्स भी बनाई थी लॉकडाउन के टाइम पे। लेकिन जो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, मिजोरम, नागालैंड, इन्होंने एक भी सेटअप नहीं किया, है ना। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का मतलब ज़्यादा इसमें कॉपरेशन वो नहीं दिखा रहे हैं। और जो बाकी के जो लोअर कास्ट चाइल्ड है एंड द फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, इनफ even if there is slow incremental progress in many of these area, from literacy to malnutrition to the education of the girl child, लेकिन पैंडमिक ने काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्ट कर दिया है ना लाइफ को। तो ईच चाइल्ड लॉस टू दिस साइकिल ऑफ डिस्ट्रेस। तो यही चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। और सारे जो है कम्युनिटीज़, उनको आगे आना होगा, एक साथ काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट, वुमेन हैज़ राइट ऑफ रेजिडेंस इन शेयर्ड हाउस होल्ड ऑफ इन लॉज, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है, जो पहले का जो एक केस था 2006 की जो जजमेंट थी, उस टाइम पे SR बत्रा वर्सेस तरुण बत्रा, जो 2 जज की बेंच थी, तो उन्होंने ये बोला था कि वुमेन को मतलब क्या है, वो डिसअलाउड है, ठीक है। वुमेन कोर्ट हैड डिसअलाउड द वुमेन इन्वॉल्व फ्रॉम क्लेमिंग एनी राइट, कि जहाँ पे वो रह रही हैं, जो उनकी मतलब उसको ये बोला गया कि वो बिलोंग करता है उनकी मदर इन लॉ को, जो भी जहाँ पे वो रह रही हैं, उनके हस्बैंड को नहीं, तो इस वजह से वो वहाँ पे काम नहीं कर सकती है ना। तो यहाँ पे इसी जजमेंट को चेंज करते हुए क्या बोला, ओवर रूल किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुभाष रेड्डी एंड MR शाह ने, इन्होंने ये बोला कि इन इवेंट द शेयर्ड हाउस होल्ड बिलोंग्स टू एनी रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड with whom in a domestic relationship the woman has lived, and condition mentioned in section 2S of the protection of women from domestic violence act 2005, ठीक है। तो ये सेटिस्फाइड होती है, हाउस विल बिकम अ शेयर्ड हाउस होल्ड। तो उनको मतलब ऑक्यूपेशन भी है वहाँ पे, राइट टू ऑक्यूपेशन ऑफ मैट्रिमोनियल होम, है ना, विच वॉज नॉट सो फार पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी लॉ इन इंडिया। तो इंक्लूड किया गया 2005 में जो एक्ट है। और ऐसा जो लॉ है वो UK में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज़ें कि शेयर्ड हाउस होल्ड में वो रह सकती है। इंडिया टू सून डिलीवर म्यांमार फर्स्ट सबमरीन, ठीक है। तो सबमरीन जो है, इंडिया विल बी डिलीवरिंग किलो क्लास सबमरीन्स, ठीक है। म्यांमार को हम एक सबमरीन भेजेंगे, INS सिंधुवीर, टू द म्यांमार नेवी। तो पहली ये सबमरीन होगी म्यांमार की नेवी के लिए। और जो हमारा सागर है ना, सागर क्या है, हमारी नेबरहुड पॉलिसी में आप ये याद रखना, सागर इनिशिएटिव है, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन जो इनिशिएटिव है, कि हमारे इसमें कमिटमेंट है कि हमने जो अपने नेबरहुड है उनकी जो कैपेसिटीज़ है उसको थोड़ा बिल्ड करना है, उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। प्रसार भारती डिसाइड टू एंड सब्सक्रिप्शन टू PTI UNI, ठीक है। तो प्रसार भारती के यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि ये हुआ था 23 नवंबर 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। 1990s में ये एक्ट को मतलब अडॉप्ट किया गया था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू 1997 से ये इनैक्ट किया गया था, ठीक है। और इसमें जो 2 हैं TBS, यानी कि टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर जो सर्विसेज है, जिसमें आपको पता है क्या आता है, जो दूरदर्शन है, ठीक है, दूरदर्शन, और रेडियो सर्विसेज, ठीक है, रेडियो ब्रॉडकास्ट सर्विसेज, यानी कि AIR, ऑल इंडिया रेडियो। तो उसको भी ये क्या करता है, ऑटोनॉमी देता है ना, रेगुलेट करता है। तो ये चीज़ें हैं प्रसार भारती से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।